हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एथिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। सो गाइस आपको एक बहुत अच्छे पॉइंट्स और आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी क्रक्स में। अगर आपने अभी एथिक्स नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या है, या इस तरीके के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो हमें किस तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए। सो गाइज जहाँ पे भी आप अपने एथिक्स के नोट्स बना रहे हैं, नहीं बनाने शुरू किए हैं, तो आप ये टॉपिक डाल के एथिक्स के नोट्स स्टार्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप डाल सकते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, और वहाँ पे आप सारे पॉइंट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी पॉइंट्स भी हैं। आपके लिए एक फुल फ्लेज आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। और इस तरीके के कुछ और अगर इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप ये पॉइंट्स भी वहाँ पे उन क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अपना सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उससे गाइज आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स का जो लेक्चर होता है उसकी पीडीएफ्स है, या ये जो हम मेंस प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है, आपको इनका एक्सेस मिल जाता है। वहाँ से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उनका भी आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज़ अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो मैं कहूँगी गाइज़ कि आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप झा सर अकेडमी पे जो आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स वीडियो दी जाती हैं आप उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। वो 1 से 1.25 घंटा जो आप देंगे दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, और अगर आप कोर्सेज़ की डिटेल्स को, इस बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का है गाइस। और गाइस हमारा एक मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और अब आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है या कहाँ आप गलत जा रहे हैं। और आपको साथ ही साथ सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़ जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए वो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द पब्लिक डोमेन। विवेक के संकट का क्या अर्थ है, यह खुद को सार्वजनिक डोमेन में कैसे प्रकट करता है। ये क्वेश्चन गाइस GS4 एथिक्स से लिया गया और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो गाइस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमसे ये पूछा गया है कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस मतलब विवेक के संकट का मतलब क्या है। हमें बेसिकली उसको पहले एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारी मोरालिटी आ जाएगी, एथिकल हमारे प्रिंसिपल्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, हमारी ऑनेस्टी। ठीक है, तो या हमारा जो भी हमारी डेडिकेशन है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे काम के थ्रू, वो सब कुछ क्या है हमारा कंसाइंस में कि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है। तो जब उसका क्राइसिस होता है मतलब कि हम वहाँ पे कंफ्यूज है कि हमें क्या काम करना है, हमें किस तरीके से करना चाहिए ये काम, ताकि हम सही तरीके से एथिकल तरीके से कर सके, मोरालिटी बरकरार रख सके, तो उसको कहते हैं क्राइसिस। की जब हम एक ऐसी सिचुएशन पे आके खड़े हो जाते हैं कि क्या करें अब, राइट और रॉन्ग की सिचुएशन पे, तो वो है हमारा क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। हम उसको अपडेट अच्छे से बताएंगे मीनिंग क्या है। दूसरा
क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द पब्लिक डोमेन, की जो पब्लिक डोमेन है उसमें वो कैसे मैनिफेस्ट करता है, कैसे वो एंटर करता है, किस तरीके से वहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर सकता है, राइट। तो चलिए गाइज अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। अब महात्मा गांधी जी ने इसी से रिलेटेड एक कोट दिया था। हम हर कोई भी क्वेश्चन को गाइज एक कोट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को विद अ कोट स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ हायर कोर्ट दैन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कंसाइंस, इट सुपरसीड्स ऑल अदर कोर्ट्स। ये कोट किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। क्या मतलब है इस कोट का, कि जो हम कोर्ट्स ऑफ जस्टिस या जो हम आज के टाइम पे कोर्ट के नाम पे हमारे दिमाग में क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, यही आते हैं। ये क्या है, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, न्याय देते हैं ना, ये न्याय करने के न्यायालय हैं, ठीक है, उनके कोर्ट्स हैं। तो इनसे ऊपर भी एक कोर्ट हमें देखने को मिलता है, और वो कोर्ट कौन सा है, वो है अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा की अदालत है वो। जो ये तो हमें न्याय की अदालत देखने को मिलती है, हम कहते हैं ना हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट क्या है, न्याय की अदालत। उससे ऊपर भी हमें कोर्ट देखने को मिलती है जो हमारी अंतरात्मा की अदालत है। ये सारी की सारी कोर्ट से हमें ऊपर एक अन्य स्थान देखने को मिलती है, सभी से ऊपर है, ऊपर का स्थान ये कैप्चर करती है। ये महात्मा गांधी जी ने कोट बोली थी। अब क्राइसिस ऑफ कंसाइंस है क्या, विवेक का संकट क्या है। इट इज द डायलेमा ऑफ बीइंग एथिकली अनफेयर और रॉन्ग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि ये एक दुविधा है। जैसे अभी मैंने बोला ना कि क्या है कंसाइंस, मतलब अंतरात्मा का जब हमें एक संकट देखने को मिलता है, कि हम एक मान लीजिए एक पॉइंट पे खड़े हैं कि राइट और रॉन्ग के बीच में, कि क्या सही है और क्या गलत है, कि एक ऐसी डायलेमा, ऐसी दुविधा कि हम जो भी डिसीजन लें वो कहीं किसी के लिए गलत ना हो जाए, या वो एथिकली नैतिक रूप से वो गलत ना हो, अनफेयर ना हो, ठीक है, अनुचित ना हो। तो उसकी जब हम एक दुविधा पे खड़े हो जाते हैं उसको हम कहते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। जैसे कि अभी हमारी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे लॉ के उससे या फिर दूसरे सिचुएशन के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है कि नहीं मुझे शायद ये करना चाहिए। तो हम वहाँ पे जब उस डायलेमा पे खड़े हैं, उस दुविधा पे खड़े हैं कि क्या डिसीजन ले, बस अगर मैं ये डिसीजन लूँ तो कभी उनके लिए गलत ना हो जाए या एथिकल तरीके से गलत ना हो जाए, उसको क्या कहते हैं, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। समटाइम्स इन कॉम्प्लेक्स एंड इमोशनल सिचुएशंस इट इज़ वेरी हार्ड टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट थिंग टू डू, कि कई बार जब बहुत दुविधा वाली, मतलब ऐसे बहुत उलझी हुई सिचुएशंस होती हैं या फिर कुछ इमोशनल होती हैं, तो वहाँ पे हम कई बार भूल जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि वहाँ पे सही क्या होगा, क्या हमें सही तरीके से करना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। अब आपके सामने आता है कि आप ही के किसी फैमिली मेम्बर ने कोई क्राइम कर दिया, कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, और उसको बहुत ज़्यादा सज़ा उस पर, आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन होगा कि जिसने ये क्राइम किया है तो आपको उसको ये सज़ा देनी है, ये उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी उस पर, आप दे देंगे किसी को उस क्राइम के के अगेंस्ट एज अ पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप सुनाएंगे। लेकिन क्योंकि वो जो पर्सन है जिसने क्राइम किया है वो आपकी फैमिली मेम्बर है, अब वहाँ पे आपके लिए क्या है कि मैं इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाऊं या मैं इसको बचाऊं। तो कई बार ऐसे वो इमोशनल ऐसी सिचुएशंस और ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती है, मुश्किल ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहाँ पे हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है, मुझे अभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। द सिचुएशन माइट नीड अ डिफरेंट सोल्यूशन प्रैक्टिकली विच माइट बी इमोरल, बट आर कंसाइन स्ट्रांगली सजेस्ट अस अ completely डिफरेंट अप्रोच।
कि अब क्या हो रहा है प्रैक्टिकली। तो मुझे अगर देखा जाए उस सिचुएशन पे कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है और मैं इसको सज़ा सुनाऊंगी? नहीं। मतलब वो देखने में क्या लग रहा है, बहुत इमोरल लगेगा कि मैं उसको बचा रही हूँ। नैतिक रूप से वो गलत है क्योंकि वो तो एक क्रिमिनल है। वो नैतिक रूप से उसको बचाना गलत है, लेकिन मेरी अंदर कंसाइंस, मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है कि मुझे उसको बचाना है। या एक तरफ से मेरा क्या आ रहा है कि मुझे पार्शियलिटी नहीं करनी है, मुझे मोरालिटी रखनी है, मुझे एथिकलिटी रखनी है। एथिकल रूप से मुझे हर चीज़ फेयर तरीके से रखना है, मुझे गलत नहीं करना। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरे पास एक दूसरा डिफरेंट सोल्यूशन मुझे प्रैक्टिकली दिख रहा है, जो कि भाई मैं उसको बचा लूँ, जो कि इमोरल हो सकता है, इमोरल है बल्कि। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्राइसिस ऑफ कंसाइंस है, जहाँ पे हम एक सिचुएशन पे आके अटक जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या हमारे हमारे लिए उस सिचुएशन में करना ठीक होगा, क्या प्रोसेस ठीक होगा, या क्या डिसीजन लेना हमारे लिए वहाँ पे ठीक रहेगा। राइट। इट इज़ एथिकली प्रॉपर टू वायलेट एन एथिकल प्रिंसिपल only when it is clearly necessary to advance another true ethical principle which will create the greatest amount of good and the least amount of harm to the greatest number of people, which is the utilitarian approach. अब गाइज हम एक जैसे एथिक्स में हमारा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पोर्शन हमें देखने को मिलता है, तो उसमें हम यूटिलिटेरियन अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहती है कि कोई भी डिसीजन जो लिया जाए वो डिसीजन इस तरीके से लो जिसमें मैक्सिमम लोगों का भला हो रहा है, लेकिन उन मैक्सिमम लोगों के भले पे अगर कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है तो उनको कुछ लोगों का नुकसान झेला जाए। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बेस्ट में है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई डिसीजन के ऊपर सोच रही हूँ, अब मुझे दिख रहा है कि ये डिसीजन अप्लाई करने में 95% लोगों को तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान होगा इससे, मतलब उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बल्कि डिसएडवांटेज पे रहेंगे। तो मैं वहाँ पे वो डिसीजन अप्लाई करूँगी क्योंकि 95% लोग जो हैं वो उससे बेनिफिट कर रहे हैं, उनको बेनिफिट होगा। ये कहती है यूटिलिटेरियन अप्रोच, कि जिसमें ज़्यादा यूटिलिटी हमें दिख रही है। कि ज़्यादा यूटिलिटी कैसे दिख रही है कि 95% लोग, 95% लोग उससे बेनिफिट उठा पाएंगे, उनको बेनिफिट होगा, उनका फ़ायदा होगा। लेकिन तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है उससे, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनको शायद थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या बोला गया है कि कई बार किसी एक प्रिंसिपल को वॉयलेट करना पड़ता है अगर हमें ऐसा कोई दूसरा प्रिंसिपल लगाना है जिसमें हमें दिख रहा है कि यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो की जाएगी, जिसमें मतलब कोई एक प्रिंसिपल वॉयलेट किया जा सकता है दूसरे प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। जैसे अभी हमने यूटिलिटेरियन अप्रोच की बात करी कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या है, हमने मोरालिटी का प्रिंसिपल तोड़ दिया। मोरालिटी का प्रिंसिपल तो हमने तोड़ दिया ना, कि 5% जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ, तो हमने उनके साथ तो गलत किया ना, उनके उनके पार्ट पे तो ये इमोरल है। लेकिन उसके लिए हमने उस प्रिंसिपल को वायलेट किया मोरालिटी के पे, लेकिन हमने जो 95% लोगों का भला किया, उनके भले के लिए डिसीजन लिया, वहाँ पे हमने दूसरे प्रिंसिपल को ऊपर रखा। तो ये भी क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में हमें देखने को मिलता है, ये होता है और बहुत बार होता है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर चीज़ में, हर जगह पे, हर एक पर्सन को बेस्ट तरीके से दे सके, क्योंकि हर की सिचुएशन अलग होती है। हर सिचुएशन में हर एक सॉल्यूशन अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है, और हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स या उनकी सिचुएशंस, कंडीशंस अलग होती हैं। राइट। तो ये है हमारा क्राइसिस ऑफ कंसाइंस।
सो ये था हमारा गाइस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की कि हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन पॉलिटिकल डोमेन, कि जो पॉलिटिकल डोमेन है हमारा सार्वजनिक डोमेन, वहाँ पे ये कैसे प्रकट होता है, कैसे हमें देखने को मिलता है, उसमें कैसे क्राइसिस कंसाइंस का क्राइसिस हमें आता है पब्लिक डोमेन में। फर्स्ट इज it manifests in the decision making process by civil servants where the decision can impact a huge number of people। कि जो हमने बात की कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं या कई बार क्या करना पड़ता है जब डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि अगर सिविल सर्वेंट्स डिसीजंस उनको कोई लेना है कोई डिसीजन, और वो डिसीजन बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है बहुत सारे लोगों को, तो वहाँ पे हमें ये क्राइसिस ऑफ कंसाइंस देखने को मिलता है। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी ना कि कोई डिसीजन लेना है तो हम ये सोचते हैं कि कभी मैं ये डिसीजन लूँ तो ऐसा तो नहीं कि ये किसी के लिए गलत हो जाए या अनफेयर हो जाए, अनुचित हो जाए किसी के लिए। ठीक है, तो वो क्या है, तो ये पब्लिक डोमेन में भी जैसे सिविल सर्वेंट्स के लिए भी ये हमें क्राइसिस ऑफ कंसाइंस देखने को मिलता है। The problem arises when they are pressurized under some ministerial influence to take immoral decisions or implement unethical policies। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कब खड़ी होती है, कब देखने को मिलती है सिविल सर्विस सर्वेंट्स के लिए, जब जो मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं मिनिस्ट्रीज में बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं इमोरल डिसीजंस लेने के लिए, अनैतिक डिसीजंस निर्णय लेने के लिए और अनैतिक नीतियों को लागू करने के लिए, अनएथिकल पॉलिसीज़ को प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब वो हमें कहते हैं। जैसे हम कई बार हम केस स्टडीज़ में इन ऐसी ही सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं कि मिनिस्ट्री का इन्फ्लुएंस आया कि आप ये प्रोजेक्ट चला दीजिए, आप इस तरीके से काम कीजिए, तो उस प्रेशर के अंडर भी कई बार ये क्राइसिस ऑफ कंसाइंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इट मैनिफेस्ट्स इन द टसल बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। अब एथिक्स और लॉ के बीच की जो लड़ाई है उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्ट्रिक्टिंग पब्लिक मूवमेंट इन कश्मीर फॉर अपहोल्डिंग लॉ एंड ऑर्डर रेज्ड द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। कि अब जैसे जो कश्मीर इशू है, हम सभी जानते हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर इशू या वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए, सब कुछ सही रखने के लिए पब्लिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि धारा 144 लगा दी जाती है, तो अगर पब्लिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि फ्री मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे टसल हमें देखने को मिली, वहाँ पे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होगा। कैसे कि वो लॉ को वहाँ पे करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने लॉ का सहारा लिया, लेकिन अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो नैतिक रूप से तो ये गलत है ना कि लोगों को फ्रीली घूमने भी नहीं दिया जा रहा, फ्रीली कहीं पे आने जाने नहीं दिया जा रहा, वो नैतिक रूप से गलत है। लेकिन लॉ के हिसाब से वो सही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वहाँ पे ज़रूरी है। तो जब ऐसी टसल होती है, ऐसा हमें सिचुएशन देखने को मिलते, तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हमें वहाँ देखने को मिलता है। सिमिलरली, डिस्पाइट हैविंग अ लीगल स्टेटस एज अ थर्ड जेंडर, transgenders continue to face oppression, marginalization, lack of employment opportunities, which forces them to resort to beggary. And this failure to ascertain to them life of dignity is a manifestation of the crisis of conscience in public domain। कि अब जो थर्ड जेंडर हमें देखने को मिलता है, तो लीगल स्टेटस उसको मिल चुका है एज अ थर्ड जेंडर, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो ऑपरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पीड़ना झेलते हैं, मार्जिनलाइजेशन, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जल्दी से, ठीक है, जिसकी वजह से अब क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनकी लाइवलीहुड सफ़र करती है, उनके पास इनकम नहीं होती, पैसे नहीं होता, सस्टेन कर नहीं पाते वो, जिसकी वजह से उनके पास वो किसके लिए मजबूर हो जाते हैं, भीख मांगने पे, बेगिंग करने पे वो मजबूर हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी जो लाइफ ऑफ डिग्निटी है वो एसरटेन करने में, वो उनको एक डिग्निटी से, डिग्निफाइड तरीके से लाइफ जी सकें, वो एक फेलियर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस प्रकट होता हुआ हमें दिखता है पब्लिक डोमेन में, राइट। तो ये गाइस हमने किसके बारे में पढ़ा,
कि कैसे कैसे पब्लिक डोमेन में हमें क्राइसिस ऑफ कंसाइंस देखने को मिलता है। अब हम कंक्लूडिंग नोट पे बताएंगे कि इट इज़ कॉमन टू कम अक्रॉस सच क्राइसिस ऑफ कंसाइंस इन पब्लिक डोमेन वेयर लाइव्स एंड डिसीजंस ओवरलैप एंड कम फेस टू फेस ऑलमोस्ट एवरी टाइम। ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये डे टू डे लाइफ में जब वो कहते हैं ना कि बहुत सारे डिसीजंस हर एक पर्सन के साथ ओवरलैप करते हैं या बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये तो पब्लिक डोमेन में देखने को ही मिलेगा, डे बाय डे देखने को मिलेगा और हर टाइम देखने को मिलेगा। ये कॉमन है। द की टू ओवरकम दिस सच क्राइसिस ऑफ कंसाइंस फॉर पब्लिक सर्वेंट्स इज थ्रू कीपिंग ऑल डायमेंशंस इन माइंड। अब एक पब्लिक सर्वेंट के लिए अगर उसको ये चीज़ें ओवरकम करनी है, इन चीज़ों से ऊपर उठना है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से, तो उनको क्या करना है, अपने आप को फ्री करना है। मतलब सारी की सारी डायमेंशंस अपने दिमाग में रख के चलनी है कि जो भी डिज़ायर्स या जो भी प्रेशर्स है, जैसे हमने बोला मिनिस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होता है, प्रेशर्स होते हैं, तो उससे अपने आप को फ्री करना है, शांत रखना है, काम रहना है, पेशेंट रहना है और जो उनका काम है एक्चुअल में उस पर ध्यान देना है। अपनी जो पब्लिक सर्विस है उस पर बिल्कुल ऑनेस्टी से, बिल्कुल उस पर सच्चे तरीके से उनको काम करना है। एथिकल कोड और लीगल फ्रेमवर्क को बरकरार रखना है। अपना जो उनका नैतिक कोड और कानूनी ढांचा है उसके प्रति उनको सच्ची निष्ठा से उसके प्रति काम करना है और तरीके से करना है, बिल्कुल शांत रह के, किसी के प्रेशर में नहीं आना है। राइट, तो तब इस क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को ओवरकम किया जा सकता है पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय